जय श्री राम मित्रों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के राइज के बारे में, क्योंकि एक टाइम पे इन्हें पप्पू शहजादा कह के मजाकिया तौर पे इन्हें लिया जाता था। माना जाता था कि इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने वापसी की है और 2024 के इलेक्शन में इन्होंने नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा चुनौती दी थी। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के, और टोटल 5 पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ जो बताएगा कि राहुल गांधी का राइज कैसे हुआ इस साल के इलेक्शन में, और पिछले 2 से 3 सालों के अंदर उन्होंने अपनी जो छवि थी उसे कैसे बदली। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड जान लेते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 19 जून 1970 में, और इनके माता पिता का नाम था सोनिया गांधी और राजीव गांधी। इनकी लाइफ तो एक हिसाब से कह सकते हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा ट्रेजेडी भी भरा हुआ था लाइफ में। जब 14 साल के थे, महज उसी एज में इनकी दादी इंदिरा गांधी का देहांत हो गया और इनका असैसिनेशन किया गया था। वहीं बात करें जब ये 31 साल के हुए तो इनके पिता का भी असैसिनेशन किया गया था 1991 में। तो काफी ज्यादा दुखद जीवन थी इनकी। उसके बाद से भले ही पावर्स इनके पास आती जाती रही इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद, उस वक्त पे कुछ खास इनको लेके चल भी नहीं रहा था कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना। तब तक इनका लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से चला। लेकिन जब 2014 के लिए चुनाव होने वाला था और ये मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार राहुल गांधी होने वाला, उस वक्त विपक्ष में एक ऐसा नेता आया नरेंद्र मोदी नामक, जिन्होंने ना सिर्फ इनकी पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। 2014 के इलेक्शन में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त पे उन्होंने देश के अंदर राहुल गांधी की एक इमेज जो थी वो पप्पू, और एक हिसाब से ये दर्शाया गया था कि एक पॉलिटिक्स में एक मजाकिया कैरेक्टर है जो कि बोलते कुछ है करते कुछ है, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। और ये चीजें वो देश के लोगों में जागृत कर दी कि ये इंसान किसी काम का नहीं। और लोगों ने एक हिसाब से ये चीज मान भी ली थी कि राहुल गांधी एक पप्पू है। और हुआ कोई भी कुछ ऐसा कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की काफी करारी हार हुई, और ये चीजें सिर्फ 2014 में ही नहीं हुई, 2019 में भी एक तरफा हार हुई कांग्रेस पार्टी की। और तब ये लोग मान के चल रहे थे कि अब राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हिंदी फिल्मों में होता है कि एक डाउनफॉल के बाद इंसान का उठना भी होता है, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। डाउनफॉल आए लाइफ में, लेकिन ये उससे उभर के भी आए। और 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी वो काबिल तारीफ थी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 तरीकों का जिसे यूज करके ये आज नरेंद्र मोदी जैसे नेता को इस कगार पे ला दिए हैं कि ये माना जा रहा है कि आगामी चुनाव जो कि 2029 में होने वाला है उसमें ये देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, ये वही सोशल मीडिया है जिसने स्टार्टिंग के दिनों में ही राहुल गांधी का कैरियर बर्बाद किया। आप लोगों ने वो मीम भी देखा होगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो। वो मीम नहीं, इनका आधा कैरियर डुबोया था। कुछ ऐसा ही काम इन्होंने इधर किया कि सोशल मीडिया पे इन्होंने एक तरीके से नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उसे डिक्टेटर के तौर पे दिखानी शुरू की, और जिसका काफी ज्यादा इन्हें फायदा मिला। इन्होंने मोदी को ऐसा दिखाया कि ये सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं, मुस्लिमों के खिलाफ है। और ये छवि उन्होंने सिर्फ देश के अंदर नहीं बनाई, ये चीजें उन्होंने देश के बाहर भी बनाई, जिसके कारण नरेंद्र मोदी का इमेज काफी ज्यादा डाउन हो, सिर्फ देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी। आप लोगों को यही चीज जान के भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मात्र 99 सीट कांग्रेस को मिली थी टोटल 545 सीट में, लेकिन फिर भी आपने देश के अंदर ये चीजें देखी होंगी कि ये दिखाया गया कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जो कि एक हिसाब से कहीं भी जा सकती है। कांग्रेस की बड़ी जीत हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन मोदी की एक हार हुई थी, क्योंकि 300 प्लस से ज्यादा सीटों से 240 पे आना काफी ज्यादा शर्मनाक बात होती है। और ये दिखाता है कि देश के अंदर आपकी छवि गिर रही है। ये चीजें तो हो गई सोशल मीडिया का यूज। अब दूसरा जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जो कि भारत जोड़ो आंदोलन। ये चीज का जो मोटो इन्होंने उठाया था वो था भारत को जोड़ने का, और इन्होंने दिखाया था कि देश टूट रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन ये चीजें भले ही रही हो या ना रही हो देश के अंदर, लेकिन इससे उनकी छवि काफी ज्यादा बनी। और देश के अंदर उन्होंने हर छोटे मोटे वर्गों से मिले, ट्रक ड्राइवर्स, यहाँ तक कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनसे, लेबर्स। इस यात्रा में वो लोगों के बीच में गए और उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एलिट वर्ग में नहीं जाते हैं या फिर एलिट लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हैं, बल्कि वो गरीबों के भी नेता हैं, जिसके कारण देश के अंदर उनकी काफी ज्यादा अच्छी छवि बनी। और उसके बाद से अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट के बारे में कि जो कि उन्होंने यूज किया परफेक्ट टाइम का, क्योंकि टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। अगर उसका यूज करना आप सीख गए लाइफ में, आपका सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं कुछ ऐसा कि 2019 का जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी की हार हुई, इसके बाद से ये 1-2 साल के लिए गायब हो गए। बीच में कोविड भी आया, उसे भी एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का एक डाउनफॉल आने के पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि बहुत लोगों ने, हर परिवार ने अपना कोई ना कोई करीबी खोया था इस कोविड में, जिसके कारण इन्होंने उस ब्रेक का फायदा उठाया। और उस ब्रेक के बाद जब ये लौट के आए, इन्होंने एक मुद्दा देश के अंदर लाया था, वो था कास्ट सेंसस का। और ये कास्ट सेंसस कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इन्होंने कास्ट सेंसस के पीछे का जो टैटिक्स था वो आप अगर समझना चाहें तो कास्ट सेंसस का इनका मेन मोटो ये था कि मुस्लिमों से इनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स तो वैसे डिवाइड हो जाते। ये कास्ट के पीछे था हिंदुओं को डिवाइड करना। ये भले ही वो एक्सेप्ट ना करे या फिर आप भी ना एक्सेप्ट करें अगर उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर क्यों। क्योंकि एक हिसाब से अगर देखें तो नरेंद्र मोदी को हिंदुओं का लीडर समझाता है, और नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ये पोर्ट्रे किया हुआ है, भले वो खुल के ना कहें लेकिन लोग ये समझते हैं, दुनिया भी ये जानती है कि वो हिंदुओं के लीडर।
तो हुआ कुछ ऐसा कि अगर कल को कास्ट सेंसस आता है, तो जब ये डिवीजन कराएंगे, गिनेंगे कि कितने किस कास्ट के वर्ग के कितने लोग हैं, और हिंदुओं में जब ये चीजें गिनी जाएंगी, तो इन्होंने कह दिया था कि जितने मतलब कास्ट के लोग हैं, अगर यादव ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगी किसी भी चीज के लिए, अगर किसी भी जॉब होता है उसमें सीट्स ज्यादा मिलेंगी, या फिर रिजर्वेशन होता है उसमें उन्हें ज्यादा मिलेगा, सिंह है उन्हें ज्यादा मिलेगा, ठाकुर है उन्हें ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें उनका कहने का था। तो इस तरीके से वो कामयाब हुए हिंदुओं को डिवाइड करने से, जिसकी वजह से इनका जो एक होता है वोट बैंक, मुस्लिम्स तो ऑलरेडी इनके साथ हैं, एससी और एसटी जो होते हैं वो भी एक हद तक माना जाता है, जो अगर हिंदुस्तान का अगर हम लोग पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखें तो एससी और एसटी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, मुस्लिम्स उनके साथ थे। वहीं अगर बात करें हम, तो हिंदुओं को डिवाइड करने की वजह से ओबीसी के जो वोट्स थे वो उनकी तरफ झुके। तो इस तरीके से इन्होंने एक कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दी। और चौथा रीजन है इनका, एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, वो था एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करना, और जिसका नाम दिया था उन्होंने इंडी अलायंस। एक हिसाब से ये इन्होंने इंडिया दर्शाया था उस नेम को, और उनका कहना था कि भारत को यूनाइट कर रहे हैं लोग इंडिया के तौर पे करके। और इसमें सारी अपोजिशन पार्टी, टीएमसी, सपा या फिर डीएमके, ये सारी पार्टियां साथ में मिलकर आई, और इन्होंने बीजेपी के खिलाफ 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ा था। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये इलेक्शन जो था, पहले जो था वो डिवाइड रहता था 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, 4-5 क्या कह सकते हैं हम, 20 से 25 पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ा करती थी देश के अंदर, और इनके बीच में ये इलेक्शन डिवाइड रहता था, और जिसके कारण बीजेपी को जो वोट्स मिलते थे, बीजेपी के जो वोट बैंक थे, अपर कास्ट या फिर हिंदू जो प्रो हिंदूज थे, वो बीजेपी को हमेशा से वोट देते आए थे, तो वो उनका वोट तो बना हुआ, लेकिन जो बाकी के वोट्स बच जाते थे वो इन 20-25 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिवाइड हो जाते थे। लेकिन इस अलायंस के आने के बाद से ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल गई, और ये जो इलेक्शन था वो 1 वर्सेस 1 हो गया, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, जिसके का बहुत ज्यादा उन्हें फायदा मिला। और इस साल के इलेक्शन में आपने सबने देखा कि किस तरीके से मोदी वर्ष का जो वर्चस्व था, जो एक तरफा, वो 2 बार से चुनाव जीत के आ रहे थे, यहाँ पे इस बार बीजेपी को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिली। अब बात करेंगे पांचवा और आखिरी पॉइंट, वो है कि इसमें राहुल गांधी का कोई खास योगदान नहीं है। ये है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण देश के अंदर अब लोगों के अंदर बोरियत आ गया, क्योंकि एक ही तरह की चीजें देख देख के लोग बोर हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ नया चाहिए, और राहुल गांधी उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं, जैसे कि कास्ट सेंसस लाना, या फिर वो दिखा रहे हैं कि देश के अंदर जो कट्टरता है वो बढ़ती जा रही है, इंटॉलरेंस बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो रहा है। तो एक हद तक वो इसमें काफी ज्यादा कामयाब भी हुए हैं, और लोग अब चाहते भी हैं। मैक्सिमम का तो नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम लोग होते तो शायद मोदी की गवर्नमेंट नहीं आती। तो अभी तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है देश के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। और इस चीज को लेकर आपकी क्या राय, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि अब बदल चुकी है, क्या वो अब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं आने वाले आगामी चुनाव में या नहीं? जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।